एक रेल फैन जब किसी प्लेटफॉर्म पे रुका होता है और उसे दिखती है एक ट्रेन अप्रोच करते हुए तो वो बहुत खुश होता है। Oh my God! Wow! एक सुंदर सा लोकोमोटिव एक सुंदर लंबी ट्रेन को खींचते हुए दौड़ती है। अगर वो पूरी एयर कंडीशन ट्रेन हो एलएचबी रिग के साथ तो नज़ारा देखते ही बनता है। लेकिन इस ट्रेन के अंत में बहुत ही बेसुरा घर्र आवाज करने वाला डीजल जनरेटर लगा हुआ आपको नजर आता है। लेकिन अगर आप रेल फैनिंग बहुत पहले से कर रहे हो या इनफैक्ट 90s में अगर बॉर्न हुए हो तो आपको याद होगा कि पहले जो आईसीएफ रेक्स चलती थी, जो पहले नीले कलर में आती थी और अभी गंदे कलर में आती है, ये रेक्स के पीछे कोई जनरेटर वैन नहीं होता था, फिर भी यहाँ पे लाइट पंखे चलते थे। ये क्यों है कि जो मॉडर्न एलएचबी रेक्स है जो कि न्यूअर है, उनके अंदर एक न्यू डीजल जनरेटर वैन की सेपरेट जरूरत पड़ती है, जबकि आईसीएफ जो है वो बिना इसके भी काम चला लेते थे। और क्या रेलवेज इनको हटाएगी और किस तरीके से हटाएगी, चलिए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पुरानी आईसीएफ रेक्स थी उनको रिक्वायरमेंट कितनी थी पावर की और वो कहाँ से और कैसे लेती थी वो समझते हैं। अब जो पुरानी आईसीएफ ट्रेन होती वहाँ पे मेजरली दो ही तरीके का पावर कंजम्पशन पैसेंजर साइड में हो रहा था। एक थे पंखे वगैरह का और दूसरा होता था आपके लाइट्स का, और वो भी कंजम्पशन जो है पर लाइट्स वगैरह का रात में पड़ता था, दिन में जो है ना के बराबर उसका यूज होता था। इसकी वजह से ट्रेन जो है वो उसका प्रोडक्शन जो है ऑन जर्नी कर सकती थी। इसका मतलब क्या, जो ये आईसीएफ कोचेस होती थी इनके कोचेस के अंदर कुछ एक्सेल्स ऐसे होते थे जिसके ऊपर एक ऑल्टरनेटर लगा होता था। जैसे भी गाड़ी के अंदर ऑल्टरनेटर होता है जो बेसिकली एक उल्टा मोटर आप कह सकते हो, अगर आप साइंस थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आप समझते होंगे। वो ऑल्टरनेटर बिजली जनरेट करता था और ये बिजली डायरेक्टली यूज होती थी इन सारे इक्विपमेंट्स के लिए। और कई केसेस में ये डीसी होती थी जहां पर बेसिकली ऑल्टरनेटिव एक बैटरी बैंक जो कोचेस के नीचे लटका होता था एक डिब्बे में, उसको चार्ज करता था। जैसे आपकी इन्वर्टर की बैटरीज होती है वैसे बैटरीज वगैरह होती थी, उसको ये चार्ज करते थे। और फिर जब ट्रेन रुकी हुई हो, ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है और जहां जहां पे ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत वगैरह होती, वहां पे इन बैटरी बैंक से काम हो जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे सिस्टम्स के अंदर एलएचबी कोचेस आना शुरू हुई साल 2000 के बाद, तब जो है पावर रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई। जो नई एलएचबी कोचेस थी उनके अंदर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग था, यानी कि अगर मल्टीपल एयर कंडीशन रिग्स एक साथ जुड़ी हो तो जो एचवीएसी लाइन होती है या जो एसी की हवा वाली लाइन होती है वो भी कनेक्टेड होती थी कई कोचेस के बीच में। काइंड ऑफ ये सेंट्रल एसी रिक्वायरमेंट होने की वजह से जो कि टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह भी होता था, तो यहाँ पर जो है बिजली की कंजम्पशन काफी बढ़ गई। इसके अलावा पैंट्री कार्स के अंदर अवंस वगैरह का लगना, बायो टॉयलेट्स, चार्जिंग पोर्ट्स, ये सब जो है इलेक्ट्रिक यूज को काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा बना चुका था। इसके लिए जो ऑल्टरनेटर और बैटरी वाला सेटअप है वो बिल्कुल भी काम में लिया नहीं जा सकता था। बेसिकली सिस्टम के जनरेशन से ज्यादा रिक्वायरमेंट कोचेस की होगी और इसके लिए एलएचबी कोचेस के एंड्स पे लगाए गए जनरेटर कार, जिसे ईओजी या एंड ऑन जनरेशन सिस्टम कहते हैं। इसके वजह से हुआ ये कि जो प्रीमियम ट्रेन्स थी, दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, इनको जो है पूरा का पूरा एयर कंडीशन बनाने के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था। हालांकि आईसीएफ के अंदर भी कुछ टेक्निक्स के जरिए किया गया था लेकिन वो काफी इनएफिशिएंट होते थे। लेकिन इसकी वजह से रेलवेज को कई सारे नुकसान भी हुए, जैसे हर घंटे 120 से 150 लीटर डीजल की खपत जो है इस डीजल जनरेटर वैन में अंदर होती। इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट के साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता था। पॉल्यूशन और नॉइज लेवल के बारे में तो सभी लोग इन कोचेस को देखकर ही समझ जाते होंगे। एट द सेम टाइम ये कोच लगने की वजह से ट्रेन में वेट भी बढ़ता है, ऊपर से पैसेंजर कैपेसिटी कम हो जाती। जहां पर कोई पैसेंजर बैठ सकते थे वहां पे ये डीजल जनरेटर ही जगह ले लेता और इसीलिए हेड ऑन जनरेशन करने की जरूरत थी, यानी कि जो ऊपर तारों में बह रही बिजली है उनसे ही पैसेंजर्स वगैरह को भी पावर दी जाए। अब देखो एक जमाना था जब रेलवे की जो ऊपर लाइंस होती थी वो डीसी डायरेक्ट करंट पे चलती थी, जिसके वजह से इनको डायरेक्टली फैंस वगैरह के अंदर इस्तेमाल करना, लाइट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एट द सेम टाइम नेटवर्क हमारे रेलवेज का ऐसा भी नहीं था कि जहां जाओगे वहां पे आपको ऊपर बिजली के तार मिलेंगे ही, और इसके लिए जैसे हेड ऑन जनरेशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं बनता था। मान के चलिए कोई ऐसा रूट है मुंबई दिल्ली के बीच में जहाँ पे महाराष्ट्र में तो बिजली की लाइनें हैं लेकिन एमपी में नहीं, और फिर वापस दिल्ली के पास में बिजली की लाइनें हैं, तो वहां पर अगर आप हेड ऑन जनरेशन की टेक्नोलॉजी यूज करो तो लोकोमोटिव जब चेंज होगा डीजल वाले वेरिएंट के लिए नॉन इलेक्ट्रिफाइड लाइन के ऊपर तो बिजली भी ट्रेन की
चली जाएगी और इसके लिए HOG को जो है बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि मेजॉरिटी ओवर द 90% ऑफ रेलवे जो है इलेक्ट्रिफाइड है, इसके लिए WAP-7 जैसे लोकोमोटिव्स इलेक्ट्रिक इंजन्स बने जो कि डायरेक्टली ओवरहेड वायर से पावर ड्रॉ करते हैं, उनको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं और फिर पूरे के पूरे ट्रेन के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी से हमारे पंखे, लाइट और अलग अलग फैसिलिटीज ट्रेन की जो है चलती है। इसके वजह से डीजल जनरेटर की जरूरत खत्म हो गई और ये एक नया आयाम भी लेकर आएगा जो कि आपको ऑलरेडी कुछ मॉडर्न ट्रेन के अंदर दिखता होगा। जो ये पुरानी ट्रेन थी, चाहे वो ऑल्टरनेटिव बैटरी वाले सिस्टम के अंदर हो या फिर डीजल जनरेटर लगाने के बाद वाले सिस्टम्स हो, इनके अंदर पावर की लिमिटेशंस थी। एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप पावर जनरेट कर सकते थे और इसके लिए अगर कोई बड़ी फैसिलिटी रेलवे को देनी है, फॉर एग्जाम्पल हर कोच के अंदर एरोप्लेन की तरह आपको अगर हीटिंग ओवंस देने हैं खाने के, वो पॉसिबल नहीं था। अगर आपको हर जगह पे जो है अच्छे वाले चार्जिंग सॉकेट्स देने हैं, वो पॉसिबल नहीं था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेस वगैरह की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ानी है, वो पॉसिबल नहीं था। और कोई भी दूसरी एमिनिटी रेलवेज को देनी थी तो इलेक्ट्रिकली वर्क काफी चैलेंजिंग बन जाता था। इसीलिए जब HOG सिस्टम यूज होने लगे हेड ऑन जनरेशन वाले, तो ये बॉटलनेक हट गया और जो चाहे हमारी वंदे भारत हो या दूसरी प्रीमियम ट्रेन, यहाँ पे बिजली जो है हर सीट तक पहुंचना आज के डेट में बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी है। ईयरली जो 700 से 800 करोड़ रुपए रेलवे सिर्फ डीजल जनरेटर के अंदर डीजल भरने में खर्च करता था, वो खत्म हो गया। नॉइस पॉल्यूशन जीरो हो गया और नॉइज और एयर पॉल्यूशन इस कोच से आने वाला खत्म हो गया। इसके अलावा डीजल कार की जगह अब एक्स्ट्रा कोच लग सकती है जहाँ पे पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई और ओवरऑल जो पूरी ट्रेन है वो इको फ्रेंडली बन गई, क्योंकि अब सब कुछ जो है बिजली से चल रहा है और फॉसिल फ्यूल्स जो है पूरी तरीके से हट चुके हैं। करेंटली अगर हम बात करें तो अराउंड 700 ट्रेन भारत में ऐसी चल रही है जो HOG सिस्टम पे शिफ्ट हो चुकी है, जिसके अंदर वंदे भारत, तेजस, अमृत भारत जैसी कुछ नई ट्रेन है। पुरानी LHG ट्रेन के अंदर अभी भी जो है EOG सिस्टम यूज हो रहा है, लेकिन समय मिलते ही ओवरहॉलिंग के दौरान उनको HOG कंपैटिबल बनाया जा रहा है। जितने नए लोकोमोटिव्स बन रहे हैं WAP-7 और उसके ऊपर के, सबके अंदर HOG के सिस्टम्स रेडी है, यानी कि वो जैसे जैसे कोचेस रेडी होंगे वैसे वैसे जो है तैयार होंगे कोचेस को पावर देने के लिए। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी है। सबसे पहले रेलवेज 90% के ऊपर तो इलेक्ट्रिफाइड है, लेकिन जो ये बचे कुछ 1-2% कुछ स्टेट्स में अंदर डेटा बचा है रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन का, उस चक्कर में कुछ रूट्स पे जो है डीजल इंजन का इस्तेमाल अभी भी करना पड़ता है। हालांकि कुछ केसेस में आपको छोटे सेक्शंस के लिए डीजल इंजन का रिप्लेसमेंट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन टाइमिंग, शेड्यूलिंग वगैरह के हिसाब से देखें तो कई बार रेलवेज को जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो रूट डीजल इंजन के साथ में चलाना पड़ता है। इसके लिए अभी भी कुछ आपको लंबे इलेक्ट्रिक सेक्शंस के ऊपर भी डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके रूट में कोई ना कोई ऐसा सेक्शन आएगा जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, और ये न होने की वजह से इन ट्रेन को चलाना भी पड़ता है या तो डीजल जनरेटर कोचेस के साथ या वो बैटरी ऑल्टरनेटर वाले कोचेस के साथ। इसके अलावा पुराने इंजन है WAP-4 जैसे, ये कंपैटिबल नहीं है HOG के साथ में, और जो कन्वर्जन भी हो रहा है पुराने लोकोमोटिव्स का, इसका भी एक कॉस्ट है जो रेलवेज को उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जब कोई कोच और लोकोमोटिव दोनों अगर HOG कंपैटिबल है तो उनको साथ में लगाया जा सकता है। और जो रेलवेज जनरली मिक्स मसाला बिरयानी बनाते रहती है कोचेस के साथ में, वो एक लिमिट तक जो है सेटल हो जाता है कोचेस के इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। एक ऑल्टरनेटिव बैटरी वाले कोच को जो है HOG कैपेबल कोच में नहीं लगाया जा सकता, एक जनरेटर डिपेंडेंट कोच को जो है वो अचानक से HOG में ट्रांसफर करके नहीं लगाया जा सकता। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं रेलवेज को जो है ये सेग्रीगेशन मेंटेन करना पड़ता है कोचेस के बीच। हालांकि ये देखा जाए तो रेलवेज के सिस्टम्स को ठीक करने की तरफ में एक वो स्टेप है, लेकिन ये कई बार इमरजेंसीज के दौरान शेड्यूलिंग के केसेस वगैरह में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको ये देखने मिलेगा कि ज़्यादातर ट्रेनों के पीछे कोई डीजल जनरेटर वैन नहीं होगी, और ऊपर जो बिजली के तारों से बिजली दौड़ रही है 25,000 वोल्ट AC की, वो आपके कोचेस के अंदर हर चीज़ को पावर अप करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और मिलेंगे अगली वीडियो में।